Hello everyone, this is Kamar's Corner and we are going to start with another part of Make in India topic. So in this video, we are starting our topic of recommendation and challenges of Make in India. सो मेक इन इंडिया क्या होता है, पहले तो मीनिंग प्रॉपरली समझना ज़रूरी है क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में तो बता दिया था. अगर आप इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हो तो मेक इन इंडिया का मीनिंग इम्पॉर्टेंट है. मेक इन इंडिया क्या होता है कि एक स्कीम थी जो प्रधानमंत्री ने स्टार्ट करी थी, नरेंद्र मोदी जी ने. तो उन्होंने कब स्टार्ट करी थी? 25 सितंबर 2014 को. एंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको क्या है, फॉरेन इन्वेस्टर्स को इंडिया में लेके आना है, ठीक है, और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को इम्प्रूव कराना है. सो मेक इन इंडिया का ये मीनिंग था. सो मेक इन इंडिया को आगे फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे विद हेल्प ऑफ रिकमेंडेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया. सो स्टार्ट करते हैं विद द चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया. फर्स्ट चैलेंज आता है आपका इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट. इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट. उसके बाद आपका आता है एलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. एलिंग मीन्स सिक, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. ओके, सो नेक्स्ट आता है आपका प्रोसीजरल डिलेज. किसी प्रोसीजर के वजह से डिले आ गया. मेक इन चाइना कैंपेन के वजह से. पुअर क्वालिटी ऑफ मैन पावर. रिजिड मीन्स कि जो चेंज नहीं किए जा सकते ऐसे लेबर लॉज. उसके बाद आता है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप. सो दीज आर द सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ मेक इन इंडिया जो हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे. सो स्टार्ट करते हैं विद इनएफिशिएंसी ऑफ मेक इन इंडिया. इनएफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट. इनएफिशिएंसी क्या होती है? जब गवर्नमेंट जो बात कर रही है पब्लिक के सामने उसे पूरा नहीं कर रही है, वो इनएफिशिएंसी हुई. जैसे डज नॉट वॉक इट्स टॉक. जो गवर्नमेंट ने कहा वो पूरा नहीं कर रही है, ठीक है, तो ये एक इनएफिशिएंसी हुआ, ठीक है, ड्रॉबैक हुआ फॉर गवर्नमेंट. एंड लेबर लॉज एंड लेबर पॉलिसीज़ या पॉलिसी रिफॉर्म्स नहीं कर रही है, ठीक है. तो ये बिग चैलेंज बन जाता है फॉर इंडिया कि आप गवर्नमेंट को फोर्स करो कि रिफॉर्म्स करें, ठीक है. तो नेक्स्ट आ गया हमारा एलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. एलिंग का मीनिंग मैंने पहले भी बता दिया था कि एलिंग मीन्स ख़राब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर है. इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसी चीज़ें जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में यूज़ हो रही हैं, ठीक है. आप इलेक्ट्रिसिटी की एग्जांपल ले सकते हो क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी हर एक पार्ट में यूज़ होएगी, ठीक है. तो देखो यहाँ पे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है. क्यों है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं की जा रही है प्रॉपरली. या तो लिमिटेड है या तो कोई है ही नहीं, ठीक है. कई प्लेसेस में जैसे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में कई बार क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी की काफ़ी प्रॉब्लम आती है. नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. ग्लोबलाइजेशन क्या है कि जब फॉरेन कंट्रीज़ से फॉरेन इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में तो वो ग्लोबलाइजेशन बढ़ेगी. कंपटीशन अपने आप इंक्रीज़ होगा क्योंकि हर एक बंदा चाहता है कि मैं इस मार्केट को कैप्चर करूं, ठीक है, बाय इंट्रोड्यूसिंग चीप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स. ओके, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करने से इंडिया में क्या हुआ, एक मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए एक चैलेंज बन गया. और ये एनकरेज कर रहा है इंडिया को कि फर्दर बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट्स लेके आएँ इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स. सो उसके बाद हमारा आता है प्रोसीजरल डिलेज़. कि ऐसा प्रोसीजर जिससे काफ़ी डिलेज़ हो रहे हैं, ठीक है. इंडिया की बात कर रही हूँ क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंगली हम मेक इन इंडिया के चैलेंजेस पढ़ रहे हैं, ठीक है. तो रेगुलेटरी क्लियरेंस है इसमें. रेगुलेटरी क्लियरेंस क्या होती है? कुछ प्रोडक्ट लाइसेंस
प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनकी जो क्लियरेंस है उनको वक्त पे पहुंचाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, प्रॉपर प्लेस पे। तो इसको क्या है, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी राइज होती है, उस पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है जब आपकी रेगुलेटरी क्लियरेंस, मतलब कि उस लाइसेंस्ड प्रोडक्ट को पहुंचाना इधर से उधर करना, तो उससे आपकी कॉस्ट पे फ़र्क पड़ता है। नेक्स्ट आता है आपका पुअर क्वालिटी ऑफ मैन पावर। पुअर क्वालिटी ऑफ मैन पावर का मतलब है जो आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनकी पुअर क्वालिटी होनी, ठीक है। यहाँ पे ह्यूज जॉब स्किल मिसमैच है। क्यों मिसमैच है? क्योंकि जो 15 से 20% वर्कर्स काम कर रहे हैं वो ही एलिजिबल हैं काम करने के लिए, बाकी नहीं हैं, ठीक है। और जो जॉब है उसके अकॉर्डिंगली वर्कर्स को नहीं रखा गया है, नहीं एम्प्लॉय किया गया है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है इस पुअर क्वालिटी ऑफ मैन पावर। उसके बाद हमारा पॉइंट आता है रिजिडिटी ऑफ लेबर लॉज, ठीक है। रिजिडिटी होता है जो चेंज नहीं की जा सकती लॉज, ठीक है। लेबर लॉज में अब रिजिडिटी क्या है, जो आउटडेटेड हो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम रिजिड और आउटडेटेड लेबर लॉज भी कहते हैं, ठीक है। ये बिगेस्ट हिंड्रेंस है मेक इन इंडिया कैंपेन की, कि रिजिडिटी आ जाती है लेबर लॉज में, गवर्नमेंट उन्हें एड्रेस नहीं करती, उन्हें चेंज नहीं करती, ठीक है। तो ये आउटडेटेड हो जाते हैं लेबर लॉज। लेबर लॉज वो होते हैं जो एम्प्लॉयज़ या एंटिटीज़ में डिस्प्यूट को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947, वो अलाउ करता है कि 100 और उससे ज़्यादा एम्प्लॉइज़ विदाउट गवर्नमेंट परमिशन क्लोज डाउन नहीं कर सकते इंडस्ट्रीज़। सो उसके बाद हमारा आता है मेड इन चाइना कैंपेन। मेड इन चाइना कैंपेन का क्या मतलब हुआ कि ये एक कैंपेन जो स्टार्ट की गई थी चाइना के थ्रू, और इसमें क्या था, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करे जा रहे थे एट अ मिनिमम रेट पे, ठीक है, ताकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में ये लीडर बन जाए। तो ये लीडर है भी, क्योंकि मोस्टली इंडिया में भी काफ़ी माल जो है वो चाइना का ही आता है, क्योंकि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये सस्ते मिलते हैं, ठीक है। तो ये एक चैलेंज बन गया है इंडिया के लिए कि इंडिया भी कैसे आगे आ सकता है, तो उन्हें भी कुछ करना चाहिए ताकि कस्टमर्स उनके तरफ अट्रैक्ट हो और वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में सक्सेसफुल हो सकें, ठीक है। तो ये एक बिग चैलेंज है फॉर मेक इन इंडिया कैंपेन के लिए ड्यू टू मेक इन चाइना कैंपेन। उसके बाद हमारे आते हैं रिकमेंडेशंस ऑफ मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया को सक्सेसफुल बनाने के लिए कौन से रिकमेंडेशंस यूज़ किए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट रिकमेंडेशन, दैट्स इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि इन ऑर्डर टू मेक इंडिया एंड इन्वेस्टमेंट हब, फर्स्ट स्टेप वुड बी टू क्रिएट एन इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी। मशीनरी अच्छी होगी तो डिलेज भी कम होंगे, तो मशीनरी अच्छी होनी चाहिए। उनको स्किल्ड एंड ट्रेंड पर्सन्स की ज़रूरत होती है मशीन्स को, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी होगी तो मशीन्स की वेस्टेज नहीं होगी, मटेरियल की वेस्टेज नहीं होगी, ठीक है, और डिले भी कम होगा। उसके बाद हमारा आता है, हाँ जी, नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है, देयर इज़ अ नीड ऑफ एजुकेटेड वर्कफोर्स की ज़रूरत है यहाँ पे, एंड प्राइवेट सेक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस शुड कम फॉरवर्ड एंड कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स स्किल अपग्रेडेशन। स्किल्स को बढ़ाने के लिए प्राइवेट सेक्टर्स को आगे आना चाहिए, ठीक है, ये रेकमेंड किया गया है, ठीक है। उसके बाद क्या बताया गया है कि यहाँ पे एजुकेटेड वर्कफोर्स की नीड है। नेक्स्ट है अ क्लोज डायलॉग एंड पार्टनरशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर इज़ अ क्रिटिकल सक्सेस फॉर ऑफ द प्रोग्रेस। मतलब क्या है कि प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स दोनों मिलके अगर कोई प्रोजेक्ट्स लें तो वो जल्दी पूरा हो जाएगा, ठीक है। जैसे रोड्स का प्रोजेक्ट होता है,
तो वो दोनों ही लेते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। उसके बाद हमारा आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाइना कैंपेन। इंडिया मस्ट एनकरेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू अपग्रेड। अब ये किसके कारण बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं चाइना कैंपेन, क्योंकि चाइना कैंपेन के वजह से जो है चाइना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में लीडर है, तो इसलिए ये बोल रहे हैं कि खुद को अपग्रेड करो, अपडेट करो ऐसी कैंपेन को। फिर उसके बाद हमारा आता है टेक्नोलॉजी ड्राइवन प्रोसेसेस। इसमें क्या बताया गया है कि मिनिमम ह्यूमन इंटरवेंशन होनी चाहिए, मशीनों से ज़्यादा काम लिया जाना चाहिए ताकि जल्दी काम हो सके। तो क्या है कि इससे मैन्युफैक्चरिंग पर फ़र्क पड़ेगा। अगर आपके मशीनी काम हो रहा है ठीक है फैक्ट्री में, तो वो जल्दी काम होएगा, वेस्टेज कम होगी, क्योंकि ह्यूमन को ट्रेनिंग देनी पड़ती है पहले मशीन्स पर लगाने से पहले, ठीक है, अगर वो नया बंदा है जॉब पे। तो इसलिए क्या होएगा, मशीन्स को तो बस ऑपरेट करना होएगा। 1-2% रखे जाएंगे तो ठीक है, वो कोई बात नहीं, बट मशीन से काम लेना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट है साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी। साउंड इकोनॉमिक पॉलिसी में आपकी मैक्रो पॉलिसीज़ और माइक्रो पॉलिसीज़ आ जाएंगे कि इन्हें अडॉप्ट करो। अब इनका क्या बेनिफिट होगा? इनका बेनिफिट ये है कि इन्फ्लेशन मतलब महंगाई लो हो जाएगी, ठीक है, इन दोनों पॉलिसीज़ से। फिर उसके बाद हाई ग्रोथ एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। इन नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि अब ये मैक्रो और माइक्रो पॉलिसीज़ क्या होगी, ठीक है। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं मैक्रो लेवल पे और माइक्रो लेवल पे। अब माइक्रो लेवल पे वो होती हैं जो इम्प्रूव करती हैं आपके प्रोडक्ट मार्केट की एफिशिएंसी, ठीक है। और फैक्टर मार्केट वो होती हैं जहाँ पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस यानी कि 5M मैन मटेरियल एक्सेट्रा ऐसे वाले जो हैं आप वहाँ पे डील करते हो, ठीक है। उसके बाद मैक्रो पॉलिसीज़ आ गया। मैक्रो पॉलिसीज़ अफेक्ट करती हैं आपकी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को, मतलब मनी से रिलेट करने वाली पॉलिसीज़, फिस्कल पॉलिसीज़, ट्रेड पॉलिसीज़। अब एक्सचेंज रेट क्या होता है, जैसे $1 = 81.56 रुपी, ठीक है, ये हो गया एक्सचेंज रेट। सो इसके साथ हम ये टॉपिक ख़त्म करते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब प्लीज़ एंड लाइक एंड शेयर ऑल्सो।